अगर आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यह जो है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिनका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी से कुछ ऑब्जेक्टिव को लिए हैं और उन ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताएंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 5 ऑब्जेक्टिव के जो 5 ऑब्जेक्टिव में जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शनों में कोई एक आंसर होगा, लेकिन बाकी के बचे ऑप्शन से जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, उनको भी मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले आप लोग को ये मैं बता देना चाहूँगा कि यूरोप है क्या। यूरोप एक महाद्वीप है, यानी यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत यूएनओ के अनुसार टोटल 44 देश है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। तो ये राष्ट्रवाद जो है पूरे विश्व में फैला है। तो पूरे विश्व में राष्ट्रवाद जो फैला है यूरोप महादेश के फ्रांस देश से फैला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, यानी रॉबर्ट ओवेन का कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्सा, यूनान। रॉबर्ट ओवेन जो है वो ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। बाकी ऑप्शन में जो है उनके बारे में भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। ऑस्ट्रिया, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया से आपके एग्ज़ामों में ये कई बार पूछा गया है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी था। ये भी आप याद रखिएगा कि जो मेटरनिख है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख क्या था? मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है पर्सा, तो पर्सा से रिलेटेड भी आप लोग ये याद रखिएगा। आप लोग विलियम प्रथम का नाम सुने होंगे। विलियम प्रथम जो है वो पर्सा का शासक था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है कई बार एग्जामों में कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम जो है वो पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। यूनान से भी आप लोग एक ऑब्जेक्टिव ये याद रखिएगा, यूरोप वासियों के लिए साहित्य ज्ञान विज्ञान का, यूरोप वासियों के लिए साहित्य विज्ञान ज्ञान या फिर ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत कौन रहा? तो यूनान रहा। यूनान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। किसका प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए। तो यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। इस मामले में साहित्य विज्ञान और ज्ञान के मामले में यूरोप वासियों के लिए यूनान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है एग्जामों में कि यूरोप वासियों के लिए साहित्य ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत कौन रहा? तो यूनान रहा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई?
तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1831 में, 1883 में, 1810 में, 1815 में। तो यंग यूरोप की स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ। और 1831 में यंग इटली की स्थापना हुआ था। यंग इटली की स्थापना 1831 में। यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? वो 1831 में। और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। 2 ऑब्जेक्टिव। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें 1810 दिया हुआ है। तो 1810 में जो है वो कार्बोनरी संगठन की स्थापना हुआ था। कार्बोनरी संगठन की स्थापना, कार्बोनरी संगठन की स्थापना, कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग याद रखिएगा, कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ। 1815 में, तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 1815 में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और 1831 में यंग इटली की स्थापना हुआ। और 1833 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, गैरिबाल्डी, मेटरनिख, काउंट काबूर। तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो है वो मेजनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा, है ना, पैगंबर भी आप लोग याद रखिएगा। इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है? जोसेफ मेजनी को। पूरा नाम इसका क्या है? जोसेफ मेजनी। और गैरिबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तलवार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। और गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? नाविक था। ये भी याद रखिएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। गैरिबाल्डी को तलवार कहा जाता था और ये जो है पेशे से नाविक था। अब मेटरनिख से आप लोग ये याद रखिएगा कि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी था। जैसा कि आप लोगों को यहाँ हम बताए हैं कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। और मेटरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यह घोर प्रतिक्रियावादी था। काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ, है ना। काउंट काबूर को क्या कहा जाता है? कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। काउंट काबूर को कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ किसे कहा जाता है? काउंट काबूर को कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन में है 1789, 1862, 1815, 1804। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जैसा कि यहाँ हमने आपको बता दिए हैं कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। तो 1789 ईस्वी से आप लोग ये याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कई बार एग्जामों में पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1862 से आप लोग ये याद रखिएगा कि 1862 ईस्वी में बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर बना था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। कब बना था? तो 1862 ईस्वी में। चांसलर, है ना, चांसलर 1862 ईस्वी में बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। और 1804 से आप लोग ये याद रखिएगा कि नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता
नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। 5वां क्वेश्चन है, जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन डाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन में है नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, मेटरनिक, विक्टर इमैनुअल। तो जर्मन डाइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क जो है ये चांसलर बना था, पर्सा का चांसलर बना था ना। बिस्मार्क जो है ये पर्सा का चांसलर बना था। और कब बना था? तो 1862 ईस्वी में बना था। और बिस्मार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोग ये भी याद रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ही किया था। तो बिस्मार्क से इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिस्मार्क जो है चांसलर बना था, कहाँ का चांसलर बना था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क किया था। तो मेटरनिक से एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा आप लोग। ऐसे तो मेटरनिक के बारे में बता ही दिए हैं कि यहाँ पे बता ही दिए हैं। जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था, है ना। तो मेटरनिक क्या था? मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर बना था। उसके बाद विक्टर इमैनुअल। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। आज आप लोगों के लिए यही तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।